विमला दीदी एक बात पूछूं? पूछो, लेकिन पहले आवाज नीचे रखो। यहाँ कोई तमाशा मत करना। तमाशा तो आप रोज करती हैं। सासू माँ को मेरे खिलाफ जो भड़काती हैं वो तमाशा नहीं होता क्या? ओहो, फिर शुरू हो गई तू। मैं भड़काती हूँ? खुद कभी आईना देखा है? मैंने अगर आईना देखा होता तो आपकी चालाकियों से बच जाती। हर बार सासू माँ को मेरे काम में नुक्स निकालना आप ही तो सिखाती हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हर वक्त तुम्हारे पीछे साजिश रचूं। तुम खुद ही इतनी नालायक हो, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नालायक? देखिए दीदी, ज्यादा मत बोलिए, मैं चुप नहीं रहूंगी। आप समझती क्या है खुद को? जो तुम समझ नहीं सकती वही हूँ मैं। घर की बड़ी बहू हूँ, तुमसे पहले आई हूँ और हर जिम्मेदारी मेरी है। लो, तो फिर हर शिकायत मेरी क्यों होती है? सासू माँ को क्यों लगता है कि मैं काम चोर हूँ? क्योंकि तुम हो। बस खाने के वक्त नजर आती हो, बाकी समय पता नहीं कहाँ गायब रहती हो। आपसे सीखो क्या, जो खुद सिर्फ दिखावे के लिए काम करती है? देखो रोली, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो सासू माँ से बात करो, लेकिन मेरे घर आकर यूं ऊंची आवाज में मत बोलो। मैं तो बता कर आई हूँ सासू माँ को कि आपसे बात करनी है। और हाँ, ये आपका घर नहीं है, सबका है। सबका है तो फिर सबका सम्मान करना सीखो। सम्मान की बात आप करिए, जो पीठ पीछे बातें बनाकर आग लगाती है। और तुम जो हर बात बढ़ाकर तमाशा करती हो। बस बहुत हो गया, अब या तो ये सब बंद करिए, मेरे पीछे साजिश करना, या मैं खुलकर सबके सामने बात करूंगी। कर लो, अब तक जो नहीं किया वो भी कर लो। मैं भी देखती हूँ कौन किसका साथ देता है। ठीक है, देखते हैं, लेकिन अब की बार मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब हर बात का जवाब मिलेगा। तो सुन लो, मैं भी अब तुम्हारी कोई हरकत नहीं सहूंगी। सासू माँ को जो कहना है कहो, मैं भी उनके सामने सच्चाई रखूंगी। हाँ, अब तो मैं ही सामने रखूंगी सच्चाई, फिर देखती हूँ किसकी पोल खुलती है। चलो अच्छा है, कुछ तो साफ होगा इस घर में। जी हाँ, बहुत कुछ साफ होगा, और तब आप खुद देखिएगा कैसे नजर आती है। अरे जाओ जाओ यहाँ से, मेरा सर मत खाओ। जा रही हूँ, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होगी। हाँ, जितनी बार आओगी उतनी बार जवाब मिलेगा। विमला बैठो, बात करनी है तुमसे। जी माँ जी, कहिए। देखो बेटा, ये रोज रोज की खींचतान है ना, अब बर्दाश्त से बाहर है। घर का माहौल बिगड़ चुका है। माँ जी, आप तो जानती है कि मैंने तो हमेशा कोशिश की है सब संभालने की। जानती हूँ, लेकिन कोशिश सिर्फ एक की नहीं चलती ना। रोली भी मेरी बहू है और मैं उससे भी तो अलग नहीं कर सकती। लेकिन माँ जी, वो हमेशा मुझे ही दोषी ठहराती है। उसकी जबान, उसकी सोच बहुत कड़वी है। इसीलिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। मैं अब चाहती हूँ कि सबको एक बार फिर से मिला कर देखूं, एक नई जगह, एक नया माहौल। आप क्या सोच रही हैं माँ जी? मैं चाहती हूँ तुम लोग कुछ दिन मेरे साथ चलो, हमारे पुराने पुश्तैनी घर भोजपुर। भोजपुर? वहां? हाँ वहीं। वो घर अब भी हमारा है, खुला पड़ा है। वहां ना कोई मोहल्ले की चुगली है, ना ये शहर की खींचतान, सिर्फ अपनापन होगा। लेकिन रोली, क्या वो मानेगी? मनवाना पड़ेगा। चलो अब तुम उठो, मैं रोली को भी बुलाती हूँ। रेखा जोर से रोली को आवाज लगाती है। रोली बहू, जरा यहाँ आओ। जी सासू माँ, बुलाया आपने? अब बैठो, बात करनी है। कुछ गलती हो गई क्या? अब कोई गलती नहीं, अब सिर्फ समाधान चाहिए। बहुत हो गया ये रोज रोज की तकरार। मैं तो कब से कह रही हूँ माँ जी की। अरे चुप रहो, पहले मेरी बात सुनो। अब आगे मेरी ही चलेगी। जी। मैंने तय किया है कि तुम दोनों बहुएं अपने पतियों के साथ सामान बांधो और मेरे साथ भोजपुर चलो। लेकिन माँ जी, इतनी जल्दी? हाँ जल्दी, वरना ये घर अलग हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मेरा परिवार यूं टूटे। माँ जी, पर भोजपुर में हम सब कैसे रहेंगे? वहां जगह की कमी नहीं है, घर बड़ा है, दिल बड़ा रखोगे तो सब ठीक रहेगा। और बाकी चीजें, काम, बच्चों की पढ़ाई? अरे छुट्टियां चल रही है, और काम, कुछ दिन की छुट्टी ले लो। घर बचाना है या ऑफिस जाना है? पर सासू माँ, क्या वहां सब कुछ संभलेगा? तुम दोनों ने अगर मन से कोशिश की तो हाँ, और नहीं की तो कहीं भी जाओ, ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। ठीक है माँ जी, मैं तो तैयार हूँ। अगर आप साथ हैं तो मैं भी चलने को तैयार हूँ। हाँ, बस यही सुनना था मुझे। अब जाकर अपने पतियों को कहो और सामान बांधो, परसों सुबह निकलना है। जी माँ जी, अभी बताती हूँ उत्कर्ष जी को।
ये रास्ता तो बड़ा सुनसान है, यही है क्या वो हवेली? हाँ विमला, यही है। माँ ने बताया था, बचपन में यहीं रहते थे कुछ साल। अरे ये तो पूरा महल लग रहा है, इतनी बड़ी हवेली। हाँ रोली, पहले के जमाने में दादाजी का काफी नाम था इस इलाके में। लेकिन इसका दरवाजा कितना भारी है, किसी फिल्म जैसा लग रहा है। अरे खोलो तो सही, माँ ने चाबी दी थी ना। हाँ ये रही चाबी। हे भगवान, अंदर से तो और भी विशाल है ये क्या, दो दो आंगन, इतने सारे कमरे। हमारे लिए तो ये सब एक सपने जैसा है, बचपन की कुछ धुंधली यादें हैं बस। देखो ना रोली, दीवारों पे अभी भी पुरानी तस्वीरें टंगी है दादा दादी की। और ये कमरा देखो विमला दीदी, खिड़कियां कितनी बड़ी बड़ी है। उधर देखो झरोखा। अरे हाँ, ये तो जैसे रजवाड़ों के घर होते ना, वैसा ही लग रहा है। माँ ने बताया था कि एक जमाने में हमारे पास खेत, बगीचे, नौकर चाकर सब कुछ था। और हम यहाँ सोचते थे कि माँ जी बस पुरानी यादों में जीती है। ये तो सचमुच की हवेली है। दीदी जरा ये देखिए तो, सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही है, शायद और भी कमरे होंगे। चलो देखते हैं, पर धीरे धीरे, धूल बहुत है। माँ जी ने हमें कभी बताया ही नहीं कि हमारे पास ऐसा कुछ है, और हम दोनों तो बस आपस में लड़ते रहे। यहाँ देखो कितनी शांति है, कितनी ठंडी हवा है। हाँ, और यहाँ एक साथ रहने की जगह भी है, ना कोई पड़ोसी ताना देने वाला, ना कोई झगड़ा। लगता है माँ ने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। और देखो घर के पीछे बाग भी है, आम, जामुन, कटहल। चलिए फिर पहले थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं, फिर माँ जी को फोन करते कि हम लोग पहुंच गए हैं। हाँ, और माँ जी को धन्यवाद भी देना है, जो हमें इतना कुछ दिखाया जो हमें पता ही नहीं था। दीदी, लगता है हम यहाँ कुछ दिन अच्छे से बिता पाएंगे, शायद पुरानी बातें भूलकर। हाँ शायद, अगर हम सच में चाहे तो। ये कमरा तो बड़ा सुंदर है, इतनी बड़ी खिड़की, ठंडी हवा, मैं यहीं रहूंगी। तुझे किसने कह दिया कि तू इस कमरे में रहेगी? क्यों, अब तो बराबरी हो गई ना हमारी, और वैसे भी मैं पहले पहुंची थी। पहले आ गई तो क्या हुआ, मैं बड़ी हूँ, और ये हवेली भी हमारे पति के नाम पर है, तो हक तो मेरा बनता है। अरे दीदी, हवेली माँ जी के नाम पर है, उन्होंने हमें बुलाया है, तो जो जिस कमरे में जाना चाहे जा सकता है। देख रूली, मुझसे बहस मत कर, मैं कह रही हूँ मैं इसी कमरे में रहूंगी, और मैं कह रही हूँ मैं ये पसंद कर चुकी हूँ। तो ठीक है, माँ जी से पूछते हैं, वो जो कहेंगी वही मानूंगी। मुझे भी मंजूर है, चलिए फिर माँ जी के पास चलते हैं। दोनों बहुएं गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर जाती है। माँ जी आप ही फैसला कीजिए, जेठानी जी कह रही कि वो बड़े कमरे में रहेगी। क्यों नहीं कहूंगी, मैं बड़ी हूँ और ये मेरा अधिकार है। अरे राम राम राम, अभी घर में आई हो और फिर से वही बहस। हवेली आए इसलिए है कि साथ रहे, और यहाँ शुरू हो गया कमरा युद्ध। माँ जी मैंने बस पसंद कर लिया था, अब दीदी को बुरा लग गया। बुरा किससे लग रहा है? मुझे तो आदत हो गई है इसकी चालाकियों की। अरे ओ राम दुलारी बहनों, हवेली मकान नहीं है, एक मौका है सबको जोड़ने का, और तुम लोग इस मौके पर भी झगड़ रही हो। तो आप ही बोलिए माँ जी, कौन रहेगा उस कमरे में? बड़ा कमरा है ना, तो बड़ा कमरा तो मैं लूंगी। आप? हाँ मैं, और तुम दोनों मेरे पास वाले दो छोटे कमरों में रहोगी, एक दाईं और एक बाईं और जो भी पहले सुबह उठेगी मुझे चाय देगी, उसका हक बड़ा वाला कमरा पाने पर सबसे पहले बनेगा अगली बार। तो अब हर सुबह की जंग भी तय? क्या नहीं, कम से कम तुम दोनों जल्दी उठना तो सीखोगी। माँ जी लेकिन मैं। विमला, तुम बड़ी हो, तुम्हें और समझदारी दिखानी चाहिए थी। ठीक है माँ जी, मैं मानती हूँ, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, जब माँ जी पास में हो तो कमरे का क्या फर्क पड़ता है। बस यही सुनना चाहती थी मैं। चलो अब सामान रखो, रसोई में जाकर देखो, पुराने तंदूर ने अब तक धुआं छोड़ना शुरू कर दिया है। चल, रसोई की लड़ाई तो अब साथ मिलकर ही लड़नी पड़ेगी। बस झगड़ा मत करना, वरना तंदूर के पास मैं गर्मा गर्म आपका स्वागत भी कर दूंगी। दीदी, दीदी आप सुन रही है? हाँ सुन रही हूँ, क्या हुआ? ये अंधेरा कुछ भी नहीं दिख रहा,
मैं अपना बैग ढूंढ रही थी, शायद कमरे में छूट गया है। रुको, मेरे पास माचिस है, मोमबत्ती जलाती हूँ। आपको कैसे दिखा अंधेरे में? अरे आदत है रोली, बच्चों के साथ आधी रात को उठना पड़ता था। अब तो अंधेरे में भी रास्ते याद रहते हैं। लो, ये रही रोशनी। अब देख लो अपना बैग। थैंक यू दीदी। अरे ये रहा, बगल के पलंग पर ही रखा था। मैं बोलूं, तू दिन भर कितनी चीजें इधर उधर रखती है। हाँ, ये ना आदत नहीं जाती मेरी, लेकिन अब यहाँ सब संभाल कर रखूंगी। अच्छा, मुझे अच्छा लगा सुनकर। दीदी एक बात बोलूं? हाँ बोलो। जब आपने मोमबत्ती जलाई ना, मुझे बचपन याद आ गया। क्यों, क्या हुआ था बचपन में? जब लाइट जाती थी तो माँ ऐसे ही माचिस ढूंढती थी, फिर हम सब एक कमरे में बैठते थे, बातें करते थे। हाँ, वो पल ना बहुत प्यारे होते थे। अब तो मोबाइल की रोशनी में लोग एक दूसरे को देखना भी भूल गए। दीदी, आज आपको देखकर ना अच्छा लगा। क्यों, पहले बुरा लगता था क्या? गुस्से में हाँ, लेकिन दिल से कभी नहीं। मैं तो बस शायद खुद को साबित करना चाहती थी। और मैं भी शायद इस डर में रहती थी कि कहीं तुम मेरी जगह ना ले लो। लेकिन दीदी, मैं तो कभी आपकी जगह लेना ही नहीं चाहती थी। मैं तो चाहती थी आप मुझे अपना समझे। हाँ, शायद हम दोनों ही गलत फहमी में थे। अब अंधेरे में आप मुझ तक रोशनी लेकर आई, शायद अब हमारे रिश्ते में भी कुछ रोशनी आ जाए। काश ऐसा ही हो रोली। माँ जी की कोशिशें रंग लाए, यही चाहती हूँ मैं भी ना अब कोशिश करूंगी आपकी छोटी बहन बनकर रहने की। और मैं भी एक बड़ी बहन की तरह रहूंगी। चलो, अब ये मोमबत्ती तुम्हारे कमरे में रख देती हूँ। नहीं दीदी, आप साथ चलिए। क्यों? क्योंकि जब आप साथ रहती हैं तो अंधेरे से डर नहीं लगता। अरे बस भी करो रोली, कितना पंखा झूलोगी, खुद भी तो पसीने में भीगी जा रही हो। कोई बात नहीं दीदी, अब दिन भर काम में लगी रहती है, आज आपकी सेवा करने का मन हो रहा है। सेवा? तुम भी ना, अभी तक तो लड़ती रहती थी और अब ऐसे झल रही हो जैसे रानी माँ बैठी हो। कभी कभी रानी माँ को भी तो ठंडी हवा मिलनी चाहिए, और आप तो मेरी जिठानी है, बड़ी बहन जैसी। सच कहो, बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब। इतनी गर्मी में भी ना मन हल्का हो गया। गर्मी तो है दीदी, ऊपर से लाइट भी नहीं है। अब तो पंखा भी भगवान भरोसे। हाँ, शहर में तो लाइट जाते ही इन्वर्टर चल पड़ता था, यहाँ तो मोमबत्ती और हाथ वाला पंखा। लेकिन शहर में इतना सुकून भी कहाँ था, वहाँ लाइट तो थी लेकिन दिलों में अंधेरा। अरे वाह, क्या बात कह दी तुमने। दिल से निकली बात है दीदी। जब आपसे लड़ती थी तब लगता था शायद हम कभी ठीक नहीं होंगे, पर अब तो बस अच्छा लगता है। सच कहूँ रोली, जब तुमने कल रात मुझसे वो सब कहा था ना कि आप साथ है तो अंधेरा भी अच्छा लगता है, वो सुनकर मेरी आंखें भर आई थी। मैंने दिल से कहा था दीदी, आप हमेशा से मेरे लिए खास रही हैं, बस मैं जताने का तरीका नहीं जानती थी। हम दोनों ही शायद अपने अपने डर में घिरी थी। अब जब साथ बैठे हैं तो ये गर्मी भी अच्छी लग रही है। दीदी, अगर हम दोनों मिलकर रहे ना तो चाहे लाइट ना हो लेकिन घर तो रोशन ही रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा। और ये हवेली, इसे फिर से जीता जागता घर बना सकते हैं हम। तो तय रहा, अब से हम दोनों एक टीम है। हाँ, एक टीम, और टीम में कोई किसी से ऊपर नहीं होता। दीदी, आप भी थोड़ा पंखा चलो ना, मेरा हाथ थक गया है। अरे ला दो इधर, अब मैं जलती हूँ, और तुझे एक गिलास ठंडा पानी भी देती हूँ। दीदी, आप ना सच में बड़ी बहन लगती हैं। और तू छोटी बहन जो बहुत प्यारी है लेकिन कभी कभी बहुत सताती है। अब नहीं सताऊंगी दीदी, अब सिर्फ साथ निभाऊंगी। राहुल, उत्कर्ष, जरा दोनों अंदर आओ, कुछ दिखाना है तुम लोगों को। माँ, अब क्या दिखाने वाली हो, सुबह से तो पूरा घर देख चुके हैं। हाँ माँ, अब तो कमरे भी साफ हो चुके हैं, अब बैठिए हम चाय बना कर लाते हैं। चाय बाद में, पहले मेरी मेहनत का नतीजा देख लो। मेहनत? हाँ बेटा, सालों की मेहनत। आओ आंगन में चलो। आंगन में दोनों बहुएं बैठी होती हैं एक दूसरे के पास हंसती हुई। दीदी, ये आम का अचार देखिए कितना खट्टा है। हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं, पहले कितनी खट्टी बनती थी। दीदी, अब तो मीठी हो गई हो ना। बहुत मीठी, इतनी क्यों, मुझे डायबिटीज हो जाएगी। देखा बेटा,
माँ ये क्या हो रहा है? रोली और भाभी साथ में हंसते हुए। हाँ, और बिना झगड़े के। आप बोलो। माँ आपने कर दिखाया, पर कैसे? प्यार से बेटा, प्यार से। जब शहर में अलग रहने से मन भी अलग हो जाए तो मैंने सोचा एक जगह ले चलो जहाँ सब साथ हो, बिना मोबाइल, बिना पड़ोसियों के जहर भरे शब्द, बस हम। माँ अब तो चुपचाप जादूगर निकली। जादू नहीं बेटा, माँ का अनुभव। मैंने देखा था रोली और विमला दोनों अंदर से अकेली हो गई थी, बस एक दूसरे को अपना समझ नहीं पा रही थी। और आपने सब कुछ समझ लिया। और अब देखो कैसे रोली विमला के लिए पंखा जल रही थी और विमला उसे ठंडा पानी दे रही थी। माँ हम तो समझते थे कि आप सिर्फ पुरानी बातें दोहराती है, लेकिन आप तो सबका भविष्य बदल गई। माँ सच में आप पर गर्व है, ये काम तो हम कभी नहीं कर पाते। बेटा घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं, रिश्तों से बनता है, और रिश्तों को जोड़ने के लिए कभी कभी पुराने घर ही काम आते हैं। बात तो यही लगता है कि हम हमेशा यहीं रहे। यही तो चाहती हूँ बेटा। अब अगर बहुएं साथ है तो यह हवेली भी फिर से घर बन जाएगी। माँ चलिए आज रात सब मिलकर आंगन में खाना खाते हैं, बिना किसी तनाव के। और बहुओं से कहिए आज आप रानी होंगी, हम सब आपकी सेवा करेंगे। नहीं बेटा, आज मेरी असली सेवा हो गई है जब मैंने अपनी बहुओं को बहन बना दिया। रोली, विमला, जरा बैठो मेरे पास। जी माँ जी कहिए। हाँ सासू माँ, कुछ परेशान लग रही हैं। परेशान नहीं हूँ, भावुक हूँ। दिल से बहुत हल्का महसूस हो रहा है आज। क्यों माँ जी? क्योंकि मैंने वो कर दिखाया जो शायद शहर में कभी नहीं हो पाता। तुम दोनों को एक साथ बैठा देख कर लगता है कि मेरी तपस्या सफल हो गई। माँ जी। नहीं बहू, बोलने दे आज मुझे। जब तुम दोनों आपस में लड़ती थी तो मेरा दिल अंदर ही अंदर टूटता था। मैं सोचती थी क्या ये वही घर है जहाँ मैंने अपने बच्चों को साथ खेलते देखा था। माँ जी आपने हमें समझाया, सही राह दिखाई, और आज देखो मेरी दोनों बहुएं एक दूसरे की बहन बन गई। माँ जी सच में आपने कमाल कर दिया। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हवेली की गर्मी में इतना अपनापन मिलेगा। यही तो मेरा सपना था। यह हवेली सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, रिश्तों की नींव है। माँ जी एक बात पूछूं? हाँ पूछो बिटिया। अब जब सब ठीक हो गया है, आप इस हवेली को बेचने का सोच रही हैं क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि माँ जी जब से आए हैं तब से ये सोच रहे हैं कि अगर ये हवेली बिके तो एक अच्छी जमीन ली जा सकती है, अपना एक छोटा सा फार्म हाउस जैसा। हाँ माँ जी, शहर से थोड़ा दूर, लेकिन अपनी जमीन जहाँ हम अपना घर जैसा कुछ बनवा सके। तो तुम दोनों की दोस्ती, ये मिलना सब इसलिए था? नहीं नहीं माँ जी ऐसा मत सोचिए, हमने सच में कोशिश की है एक होने की, पर साथ ही हमने सोचा कि भविष्य की प्लानिंग भी हो जाए। माँ जी आप खुद तो कहती हैं ये हवेली सालों से वीरान थी, अब अगर ये बिक जाए तो हम लोग चार मिलकर कुछ नया कर सकते हैं। लेकिन ये घर, ये दीवारें, ये आंगन, सब कुछ तो हमारी पहचान है। माँ जी पहचान दिल में होती है, जगह तो बस एक ठिकाना होती है। अब अगर हम साथ में हैं तो कहीं भी घर बन जाएगा। और आप ही ने तो कहा था माँ जी, अब जब हम एक हो गए हैं तो कुछ भी मुमकिन है। तो तुम दोनों जमीन देख रही थी? हाँ माँ जी, उत्कर्ष और राहुल ने कुछ प्लॉट देखे हैं, जैसे ही हवेली बिके हम अगला कदम उठाएंगे। माँ जी नाराज मत होइए, ये हवेली आपकी थी, आपकी ही रहेगी। हम तो बस सुझाव दे रहे थे। अगर आप मना करेंगे तो बात यहीं खत्म, लेकिन हाँ एक बार सोचिएगा जरूर। अंकिता और रोहित की लव मैरिज होती है। अंकिता एक मध्यम परिवार से है। अपने ससुराल में आते ही वो देखती है कि उसका ससुर श्यामलाल सब पर हल्ला कर रहा है। लगता है तुम्हारा बाप सरकारी नौकरी में है जो पूरे घर की लाइट जला रखी है। शादी हो गई है, बहू घर आ गई है, लाइट की जरूरत नहीं है। पापा मैं बंद करने जा ही रहा था। मुझे पता है कितना बंद करोगे। तुम लोग बंद करने वाले होते तो मैं यहाँ नहीं रहता। रक्षा मन ही मन कहती है। हाँ तब तो शायद आसमान पर ही रहते। अंकिता को ये सब अजीब लगता है और वो रक्षा का मुंह देखने लगती है। तब रक्षा कहती है, ये इन लोगों का रोज का है, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना घबराओ मत।
तुम चलकर आराम कर लो, मैं भी चलती हूँ। रक्षा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। घर के बाकी सभी भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह अंकिता देखती है कि उसके सास ससुर शादी में आए लिफाफे देख रहे हैं। देखना होगा ना किसने कितना पैसा दिया है, फिर हम भी उसे उतना ही देंगे। उतना क्या, कम ही देंगे। रिसेप्शन हमने कितना बेजोड़ दिया वो नहीं देखा किसी ने? ऐसा कोई देता है क्या हमारे कास्ट में? देखो तो रक्षा की माँ आई थी रिसेप्शन में, उन्होंने कितना दिया है? मात्र 500 रुपए। इतना तो हम दूसरों की शादी में जाते ना तब भी नहीं देते, और उन्होंने अपनी बेटी के ससुराल में दिया। छी छी छी, सुनाती हूँ बहू को कैसे उसके मायके वाले। इतने में श्यामलाल और पिंकी की नजर अंकिता पर पड़ती है और वो कहते हैं, बहू तो नाश्ता बना ले और रक्षा को बोल दे मैं बुला रही हूँ। जी मम्मी जी। तेरे मायके से तो बहुत आया बहू, अच्छा लगा हमें। रिश्तेदारी में आदमी नहीं देगा तो कहाँ देगा, ऐसे ही देते रहना चाहिए। अपने पापा से कह देना सब अच्छा लगा। ठीक है पापा जी। अंकिता रक्षा को आने के लिए कहती है। रक्षा पिंकी के पास आती है और कहती है, मम्मी जी अब बुला रही थी? हाँ बुला रही थी मैं तुझे। ये तेरी माँ ने दिया है 500 का नोट, और ये क्या है, शर्ट पैंट के कपड़े दिए, लोकल चालू माल। कभी देखा है अपने ससुर को ऐसा वैसा पहनते हुए? ब्रांडेड पहनते, ब्रांडेड। मम्मी जी जो मेरी मम्मी ने दिया है उसमें खराबी क्या है? अपनी दही को खट्टा कौन कहता है? खराबी नहीं है तो तेरा भाई आएगा ना उसे दे दूंगी। रक्षा अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। दिन बीतने लगते हैं। फिर एक रोज रोहित बाजार से आम खरीद कर ले आता है और पिंकी उससे कहती है, आम कैसे लिए बेटा? 120 रुपए किलो। मैं आ रहा था तो एकदम फ्रेश फ्रेश आम देखकर मन ललचा गया तो ले लिया। दिमाग ठीक हो गया ना? क्योंकि अब तो आम 50 रुपए किलो हो गए। अरे ठग आ गया है तो जा वापस करके आ, मैं कल ले आऊंगी। अब वापस कैसे होगा मम्मी, अच्छा नहीं लगता ना। अरे अच्छा बुरा क्या है उसमें, पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? वापस करके आ जा। रोहित आम वापस करने चला जाता है। अंकिता को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन कहती है, इतने कंजूस आदमी है ये लोग जिसकी हद नहीं है, और भाभी को उनके मायके से आने वाले सामान पर कितना सुना रहा है। रात को अंकिता और रक्षा मिलकर सबको खाना परोसती है। तब श्यामलाल पिंकी से कहता है, वो सामने वाली मॉल है ना, उसके बाहर सेल लगी है, वहीं से चादर पर्दे और जो लाना है ले आना। सेल में है तो जो रेट कहेगा दे मत देना, कम करवा कर लेना। हाँ और नहीं तो क्या, उतने में थोड़ी ना ले लूंगी, पागल थोड़ी ना हूं। अगले दिन पिंकी अंकिता से कहती है, बहू 11 बजे बाजार खुलते ही चल लेंगे हम लोग। थोड़ा लेट हुआ तो अच्छे अच्छे माल छट जाएंगे, तो तैयार हो जाना। जी मम्मी जी। 11 बजते ही दोनों सास बहू बाजार के लिए चली जाती हैं। फिर मॉल पहुंचकर पिंकी कहती है, देखा बहू ठीक समय पर आ गए हम लोग, एक से एक चादर लटकी हुई है, लूट लो जल्दी से छांट लेते हैं। अंकिता और पिंकी मिलकर 10 चादर और 15 पर्दे निकाल कर कहती हैं, भैया इसका रेट लगाओ। अब रेट क्या लगाओ, पहले से सब इतने सस्ते सेल में लगा हुआ है, अब इसमें क्या कम करूं? अरे कम कैसे नहीं करोगे, एक साथ इतना ले रहे हैं, पड़ा रहेगा तुम्हारा माल सुबह सुबह। बोनी अपनी खराब मत करो, मैं इन सबके 2500 दूंगी। रहने दो, 500 के हिसाब से एक है और अब 2500 इन सबके दोगी? मेरा माल मेरे पास पड़ा है। ठीक है निकलिए आप लोग। पिंकी दुकानदार से बहस करती रहती है और 200 के हिसाब से सब सामान 5000 में ले आती है। एक पैकेट तो उठा ले, एक मैं उठाती हूँ। जी मम्मी जी, रिक्शा कर लेते हैं ना? रिक्शा? दिमाग तो ठीक है, बगल में जाने के लिए रिक्शा करेंगे क्या? चल पैदल, मैं भी तो चल रही हूँ। दोनों सास बहू घर वापस चली आती हैं। इतने सस्ते चादर और पर्दे पर किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। फिर पिंकी लीची देखकर कहती है, अरे रक्षा ये लीची कहाँ से आई? वो मम्मी जी पड़ोस में मीना आंटी है ना, उनकी बेटी की सगाई हुई है, उसी के ससुराल से आया है। अरे वापस दे आ, ऐसी लीची हम खाते भी है क्या? सड़ी गली सी, बुद्धि नहीं है क्या? सस्ता वाला बेटी के ससुराल भेज देते हैं। मम्मी जी कल मेरा भाई आ रहा है,
आने दे, क्या दिक्कत है। अगले दिन रक्षा का भाई केले लेकर उसके घर आता है। दीदी, अभी यहाँ कोई दुकान नहीं खुली थी तो मैं केले ले आया। ट्रेन में इतना सब कुछ लेकर ट्रेवल करना मुश्किल होता है ना। अरे तो क्या हुआ, बहन का ही तो घर है। जीतू एक दिन के लिए आता है और खा पीकर चला जाता है। जीतू के जाते ही पिंकी रक्षा को ताना देते हुए कहती है, एक ढंग का फल भी तुम्हारी माँ से भेजा नहीं गया, ऐसे सस्ते फल भेजती है, इससे अच्छा भेजती नहीं। अरे क्या ही जरूरत थी भेजने की। मम्मी जी ट्रेन लेट पहुंची ना, रात की जगह दूसरे दिन सुबह 4 बजे पहुंची। कोई फल मिल ही नहीं रहा था केले के सिवा, तो वो क्या करता बेचारा। अरे छोड़ ये सब बहाने, मुझे पता है ना तेरी माँ से पैसे छूटते नहीं। अंकिता का मन बहुत खराब हो जाता है। ससुराल कब से महंगा हो गया। आज मम्मी जी दिन भर भाभी को सुनाती रहती है, कल मुझे भी इसी तरह सुनाएंगी, टॉर्चर करेगी। तब क्या करूंगी मैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना इन्हें एक जरा वक्त नहीं लगेगा मेरे मायके वालों को नीचा दिखाने में। रोहित और यश दोपहर में खाना खाते हुए कहते हैं, आज संडे मूवी चला जाए क्या। हाँ भैया, थोड़ा फैमिली टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। बहुत पैसा है ना तुम दोनों के पास, तो मुझे दे दो। पैसा बर्बाद करने से अच्छा होगा क्या फैमिली टाइम। ये कौन सी बात हुई, किसी को आना है तो आओ, मैं तो जाने वाला हूँ। जाने के लिए अंकिता और रक्षा भी हाँ कर देती है। पिंकी और श्यामलाल को लगता है कि सब जा रहे हैं उन दोनों को छोड़कर, तो पिंकी कहती है, अब जब सब जा ही रहे तो हम भी चलेंगे ना। शाम को सब मूवी के लिए जाते हैं। टिकट का दाम सुनकर श्यामलाल कहता है, इतना महंगा टिकट, टिकट के पास ऐसे 3 किलो घी आ जाएगा और 3 महीने तक चलेगी। हर जगह पैसा नहीं देखा जाता। हॉल के अंदर पिंकी किसी को खाने का कुछ मंगवाने ही नहीं देती। एक पॉपकॉर्न मंगवा लेते ना, सब साथ में खाएंगे। पॉपकॉर्न के बिना मूवी अच्छी नहीं लगती। तेरे मायके से तो 2 रुपए का सामान आता है और यहाँ कहती है पॉपकॉर्न खाना है, कुछ नहीं आएगा। रक्षा की आंख भर जाती है। ये देखकर अंकिता अपने मन में कहती है, मम्मी जी बस बहुत हो गया, कल देखिएगा आप। रात में मूवी देखकर घर जाकर रक्षा और अंकिता खाना बनाती है और सबको खिलाती है। भाभी आप इतना दुखी क्यों हो रही है, अब मैं हूँ आपके साथ। क्या करूं मैं, मेरा मायका इतना पैसे वाला नहीं है अंकिता। क्या भाभी कैसी बातें बोल रहे हो। कल की बात देखना, मम्मी जी किसी को कुछ नहीं कहेगी, आप आराम से सो जाओ। सब सोने चले जाते हैं। इधर अंकिता पिंकी के भाई भाभी को फोन करके कहती है, मामी जी कल मम्मी और पापा जी की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो कल उन्हें सरप्राइज देंगे हम, आप दोनों को आना है। ठीक है, मैं और तेरे मामा जी आ जाएंगे। अगले दिन अंकिता सुबह सुबह रक्षा से कहती है, भाभी खाने में आज डिश बनाते हैं, पापा जी मम्मी जी की वेडिंग एनिवर्सरी का सरप्राइज, रात में केक कटिंग। ठीक है, इडली बना लेते हैं, पूरा दिन चल जाएगा, और दोपहर में डोसा बना लेंगे, रात में इडली डोसे के साथ चाउमीन। कैसा लगा मेनू, एकदम जबरदस्त। नाश्ता सबको बहुत पसंद आता है। इतने में ही पिंकी के भाई भाभी उषा और विधु आते हैं। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी दीदी। अरे आप लोग अचानक, शुक्रिया शुक्रिया। उषा और विधु खाली हाथ ही आए थे और सबके साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। रात में केक कटिंग होता है। पिंकी और श्यामलाल सब कुछ देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर सब कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं पिंकी को, लेकिन विधु 500 का नोट देता है और कहता है, दीदी मेरी तो इतनी हैसियत है। भाई ये 500 भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। 500 नहीं, ये 5000 है मेरे लिए। दोनों भाई बहन आपस में गले लगते हैं। तब अंकिता कहती है, मामी जी 500 भी कोई देता है क्या, हम तो किसी दूसरे के यहाँ भी 500 नहीं देते। क्या बोल रही हो अंकिता, मुंह पर लगाम रखो। क्यों मम्मी जी, आपने यही तो भाभी से कहा था जब उनकी मम्मी ने 500 दिया था। खुद के लिए अलग नियम, हमारे लिए अलग। आप और पापा जी 1-1 रुपए के लिए किचकिच करते रहते हो और भाभी को हमेशा उनके मायके वालों के लिए सुनाते रहते हो। जहाँ 1-1 रुपए देख कर खर्च होते हैं, वो ससुराल बहुओं के लिए महंगा कब से हो गया। दीदी अंकिता सही तो कह रही है। पिंकी और श्यामलाल बहुत शर्मिंदा होते हैं और ससुराल बहुओं के लिए भी सस्ता हो जाता है। देख रमेश, तो दूसरी शादी कर ले, इतने छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालेगा।
माँ बच्चे मेरे हैं, मैं नहीं पालूंगा तो कौन पालेगा? दूसरी माँ कितना प्यार करेगी ये तो पता ही है आपको। जा उसकी माँ से बोल, उसकी माँ को बुला कर ला, बोल तेरी बेटी यहाँ से भाग गई है बच्चे छोड़कर। तो वो क्या कर लेगी माँ? जैसे तुम दादी हो वैसे वो नानी है, उनको भी दुख होगा ना अपने नाती नातिन का। रहने दो ना माँ, वो भी क्या कर सकती है, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अरे तू ही ऐसा सोचता है, तेरी बीवी ने भागते वक्त ये नहीं सोचा था। माँ गलती हमारी है, वो तो शुरू से ही नौकरी करना चाहती थी, हम लोगों ने ही उसको घर गृहस्थी के काम में फंसा दिया। शुक्र है मुझे इतने प्यारे प्यारे बच्चे तो देकर गई। पता नहीं कितना बड़ा दिल लेकर आया है तो तुझसे तो किसी की बुराई भी नहीं की जाती। भगवान तेरे बच्चों की अच्छी परवरिश करे। रमेश की पत्नी महत्वाकांक्षी औरत थी और नौकरी करना, पैसे कमाना, इसी की चाहत में उसने अपना बसा बसाया परिवार छोड़ दिया और वो भाग गई। और रमेश की जिम्मेदारी में दे जाती है 2 बच्चे, बड़ी बेटी रमा और छोटा बेटा सुरेश। पापा मैं रोटी बना देती हूँ, मुझे रोटी बनानी आती है। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, इन चक्कर में पड़ जाओगी तो करियर कैसे बनाओगी? काश हमारी मम्मी के भी मम्मी पापा आपकी जैसी सोच रखते, उनकी किताब छुड़ाकर आपसे शादी ना कराते, तो आज हमारे पास हमारी माँ होती। बताओ तुम्हें किसी चीज की कमी है? मैं कौन सी चीज पूरी नहीं कर पा रहा हूँ जो तुम्हें बार बार अपनी माँ की याद आती है? हाँ? रमा कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। रमेश बैठकर सोचता है कि उसने बच्चों को पालने में क्या कमी रखी है जो उन्हें माँ की याद आ रही है। क्यों नहीं बन पा रहा हूँ मैं बच्चों के लिए सब कुछ। रमेश बैठकर ये सोच रहा था कि वहाँ पड़ोसन आ जाती है। अरे रमेश भैया क्या सोच रहे हैं? ये लीजिए, मैंने केले की सब्जी बनाई थी, बच्चों को खिला दीजिएगा। बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, कैल्शियम की कमी होती है, हड्डी की मजबूती के लिए ऐसी सब्जियां खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। अच्छा भाभी जी, खाने में भी साइंस होता है क्या? हम लोगों के लिए तो कम, लेकिन बच्चों के लिए ज्यादा होता है। वैसे तो हम लोगों को भी खाना देखकर खाना चाहिए, और छोटे बच्चों के शरीर में बहुत सी चीजों की जरूरत होती है, उसके लिए हमें खाने को बच्चों के लिए पौष्टिक बनाना चाहिए। अच्छा चलो चलती हूँ, मेरे बच्चे स्कूल से आते होंगे, फिर मिलती हूँ आपसे। नमस्ते भैया। पड़ोसन चली जाती है और फिर रमेश लग जाता है किताबों में देखने के लिए कि कौन से खाने में कौन सी पौष्टिकता होती है जो वो अपने बच्चों को दे सके। शाम को, अरे पापा ये क्या बना है? बेटा ये पालक के कोफ्ते हैं, हमारे शरीर में आयरन की कमी को पूरा करते हैं। पापा आयरन की कमी शरीर में? तभी वहाँ रमा आती है। हाँ, हमारे शरीर में बहुत सारी पौष्टिक चीजों की जरूरत होती है। पापा की रसोई में हमारे लिए हर वो खाना है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है और दिमाग के लिए भी, है ना पापा? हाँ बेटा, मुझे तो पता भी नहीं था, वो तो पड़ोस वाली आंटी ने मुझे बताया, केले की सब्जी दे कर गई थी तुम लोगों के लिए, वरना मुझे तो बस केले का फल ही पता था। लेकिन अब मैं सब पौष्टिक चीजों को बनाना सीखूंगा, बस तुम लोग अच्छे से बड़े हो जाओ। बच्चों को अपने पिता से बहुत प्यार होता है, वो देखते हैं कि किस तरीके से मेहनत करके वो उन लोगों को पालते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। क्या है पापा, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता? सारा दिन मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मुझे क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट खेलना है। लेकिन बेटा क्रिकेट खेलोगे कैसे, कहाँ खेलोगे? और मैं तो ऑफिस में रहता हूँ, तो मैं ग्राउंड से कौन लाना ले जाना करेगा, छोड़ेगा कौन? पापा ये आपको मैनेज करना होगा। आपको पता है मेरा फ्रेंड है ना राहुल, उसकी मम्मी ने एक ग्रुप बनाया है जिसमें जितने भी बच्चे एकेडमी में जाते हैं क्रिकेट खेलने, उन सबके पेरेंट्स एक एक दिन उन बच्चों को ड्रॉप करते हैं। आप भी वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कर लूंगा, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। क्योंकि ऐसा दिमाग सिर्फ मम्मा लोग ही चलाते हैं, वही अपने बच्चों को समय पर हर जगह पहुंचाना जानते हैं, वो भी समय पर। आपको तो सिर्फ अपना काम ही इम्पोर्टेंट लगता है, आपको लगता है बाकी सारे काम इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपका ऑफिस जाना इम्पोर्टेंट है। आपको पता है राहुल की मम्मा भी घर से काम करते हैं, पर उन्होंने दिमाग लगाया है ना, क्या पापा? ये बोलकर सुरेश अपने कमरे में चला जाता है। रमेश बैठकर सोचता है कि ऑफिस को कैसे मैनेज करे, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। एक दिन रमा चुपचाप लेटी पड़ी थी। क्या हो गया बेटा? पापा पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर के पास चलते हैं, उठो। नहीं पापा, बस थोड़ा आराम कर लो, शाम तक ठीक हो जाऊंगी।
लेकिन शाम तक जब रमा नहीं उठती तो रमेश को चिंता हो जाती है। वो पड़ोस वाली भाभी जी को फोन करता है। भाभी, आपसे बात करनी थी। पता नहीं रमा को क्या हो गया है, पेट में दर्द बता रही है और लेटी हुई है। आप ही बात करिए ना, मुझसे बात नहीं कर रही है। पड़ोसन समझ जाती है कि उसे लड़कियों वाली समस्या शुरू हो गई है। वो घर आती है। कोई बात नहीं भाई साहब, मैं उससे बात करूंगी, आप चिंता मत करिए। पड़ोसन रमा के पास जाती है और उसे सारी जानकारी देती है। रमा पड़ोसन को गले लगा लेती है, जो दूर से रमेश देखता है। जब पड़ोसन बाहर आती है तो क्या हुआ है उसको? कुछ नहीं भाई साहब, बिटिया बड़ी हो रही है। वैसे भैया, आप भाभी जी से बात क्यों नहीं करते? अब तो वो अच्छी नौकरी कर रही है, आप लोगों के साथ आकर रह सकती है। हाँ, उसके फोन और मैसेज भी आते हैं। वो बच्चों को बहुत मिस करती है। सोच रहा हूँ अब उसे बुला लेता हूँ। गलती तो हर इंसान से होती है। भैया, आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत अच्छे इंसान है आप। भाभी जी को घर बुला लीजिए, बच्चों को माँ का प्यार मिल जाएगा और घर भी संभल जाएगा। रमेश अपनी माँ को फोन करता है। माँ, मैं सरला को घर बुला लूं बच्चों के खातिर? वो आना भी चाहती है। देख बेटा, तेरे साथ अब ये समस्या है कि तेरे पैसे जितने आते हैं उतने में तेरा घर ये मुश्किल से चलता है। सरला आएगी, खुद कमाएगी तो आर्थिक तौर से भी सहायता मिलेगी तुझे। अगर वो आना चाहती है तो बुला ले उसे। माँ की बात रमेश को समझ में आती है और वो सरला को फोन करता है। सरला, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको अब माँ की जरूरत है। अगर तुम बच्चों के साथ रहना चाहती हो तो तुम आ सकती हो। मैं इस छोटे से घर में कैसे रहूंगी? तुम लोग इस घर में आकर रह लो, मेरे पास बड़ा मकान है। रमेश बच्चों से बात करता है। नहीं पापा, हम इसी घर में रहेंगे। हाँ पापा, हम इसी घर में रहेंगे। मम्मा पहले हम लोगों को छोड़कर चली गई, अब शर्तों के साथ वापस आ रही है। हम तो आपके साथ खुश है पापा, हमें यही रहना है। कुछ देर बाद सरला का फोन आता है। बच्चे उस घर में नहीं आना चाहते, इसी घर में रहना चाहते हैं। लेकिन उस छोटे से घर में मैं कैसे रहूंगी? रमेश कुछ नहीं बोलता, फोन रख देता है। एक दिन, पापा, आज मेरे स्कूल का एनुअल डे है, पेरेंट्स को भी बुलाया है, आप आएंगे ना? लेकिन आज तो बेटा मेरा ऑफिस का बहुत जरूरी काम है। एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग मुझे अटेंड करनी है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या फायदा होता पापा, पहले भी बता देती तो आपको तो आना ही नहीं था। रमा का उतरा हुआ चेहरा देखकर रमेश उससे कहता है, मैं आ जाऊंगा बेटा, प्रॉमिस। रमेश ऑफिस जाता है। मीटिंग के बीच में उसका ख्याल घर पर ही लगा रहता है। क्या सोच रहे हो रमेश? मैं देख रहा हूँ मीटिंग में तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, बार बार घड़ी देख रहे हो। कहीं जाना है क्या? आज मेरी बेटी के स्कूल में एनुअल डे का फंक्शन है, मेरा पहुंचना जरूरी है। और यहाँ जो मीटिंग चल रही है उसका कोई महत्व नहीं है तुम्हारे लिए? नहीं सर, वो बात नहीं है। दरअसल मेरी वाइफ भी मेरे साथ नहीं रहती है, ऐसे में बच्चों को स्कूल में वक्त नहीं दूंगा तो उनको बुरा लगेगा ना। ठीक है, ये 2 काम कर लो, इनके बाद चले जाना। रमेश अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसे काम करते देर हो जाती है और जब वो घर पहुंचता है तो रमा सो चुकी थी। रमेश रमा के पास आकर बैठता है तो उसे रोने की आवाज आती है। बेटा मुझे माफ कर दे, आज ऑफिस में बहुत काम था। पापा, आपने प्रॉमिस किया था आप आएंगे। सबकी मम्मी आई थी पर मेरे घर से कोई नहीं आया था। ये बोलकर रमा रोने लगती है। रमेश शांत होकर वहां से चला जाता है। अकेला बैठा वो सोच रहा था, मैं कभी भी अच्छा पिता नहीं बन सकता। बच्चों को पालने के लिए सरला की जरूरत है। मैं अभी फोन करके कहता हूँ हम उसके पास आने के लिए तैयार हैं। रमेश सरला को फोन करने ही वाला था कि उसके घर की घंटी बजती है। सामने दरवाजा खोलने पर आसपास के पड़ोसी खड़े थे। अरे आज आप लोग सब एक साथ, सब ठीक तो है? हाँ हमारा तो ठीक है, लेकिन आज रमा परेशान लग रही थी। आप कहें तो मैं बात कर लूं? अरे नहीं नहीं, वो मैं स्कूल नहीं जा पाया तो थोड़ी परेशान हो गई थी। भाई साहब, अब आप नौकरी करें या बच्चों का स्कूल देखें, लेकिन ये बात बच्चे कहाँ समझ सकते हैं। खैर, बेचारी बच्ची। बेटी के लिए बेचारा शब्द सुनकर रमेश को बहुत बुरा लगता है। भाई साहब, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? हमें आपके घर के लिए बहुत दया होती है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम लोगों को बता दिया करिए।
ये खाना लीजिए, आप कहाँ खाना बना पाएंगे, अभी तो ऑफिस से आए हैं, ये बच्चों को खिला दीजिएगा। अच्छा चलते हैं हम लोग। पड़ोसी अपने घर चले जाते हैं और रमेश दरवाजा बंद करके सोचता है, मेरे घर पर कोई दया करके देखे, मुझे पसंद नहीं है। कैसे मेरे बेटे को बेचारी बोल रही थी। अरे उनके बच्चे रोते नहीं होंगे क्या? बढ़िया ही। रमा पापा का ये रूप देखकर मुस्कुरा देती है। फिर एक रोज सुरेश की टीचर का फोन रमेश को आता है। सर, मैं सुरेश की टीचर बोल रही हूँ, आपसे मिलना था, क्या आप स्कूल आ सकते हैं? सब ठीक तो है ना टीचर जी? क्या हुआ, उसने कोई शरारत की है? अरे नहीं, वो बिल्कुल शरारती बच्चा नहीं है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा है। बस कुछ बात करनी थी, आप स्कूल आ जाइए। रमेश ऑफिस जाता है और वहां जाकर स्कूल जाने की बात भूल जाता है। 1-2 दिन बाद टीचर खुद घर आती है। बेल बजती है, रमेश दरवाजा खोलता है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सुरेश की टीचर हूँ मैं। जी बिल्कुल आइए। माफ करिएगा, मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया कि मुझे स्कूल जाना है। आप तो जानते हैं कि मुझे अकेले ही दोनों बच्चों को पालना होता है। जी मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं खुद ही आ गई। टीचर की नजर पूरे घर पर पड़ती है। घर गंदा बिखरा सा लगता है। दरअसल मुझे आपके घर पर आकर बात करना ठीक तो नहीं लग रहा, लेकिन सुरेश की तबीयत आए दिन खराब रहती है। मुझे लगता है कारण ये है आपके घर का रखरखाव। आप अपना घर साफ क्यों नहीं रखते? मैं साफ करता हूँ ऑफिस से आने के बाद। दरअसल सुबह खाना बनाकर ऑफिस भागने की जल्दी होती है, इस कारण सफाई नहीं कर पाता हूँ। यही गलती करते हैं आप। घर की सफाई एक वक्त नहीं बल्कि हर वक्त रखनी चाहिए। घर पे कीड़े मकोड़े और दूसरी गंदी चीजों से बच्चों की तबीयत खराब होती है। सुरेश पढ़ने में अच्छा लड़का है, इसलिए मुझे उसकी चिंता है। अच्छा मैं चलती हूँ, हो सके तो दूसरी शादी कर ले या फिर उसकी माँ को ही साथ में रख ले। वैसे ये आपका पर्सनल मामला है, लेकिन उसकी टीचर होने के नाते मुझे उसकी चिंता है। रमेश सोच लेता है, वो बच्चों को लेकर सरला के घर रहेगा। एक तो घर इतना गंदा, ऊपर से बढ़ती हुई बेटी। शाम को बच्चे घर आते हैं तो वो देखते हैं पूरे घर में पैकिंग चल रही है। पापा ये क्या कर रहा है? बेटा माँ के घर रहने जा रहे हैं। पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में हम कहीं और जाके कैसे रहेंगे? रमेश सुरेश को गले लगाकर कहता है, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक न होने का कारण भी मैं ही हूँ। मैं घर समय से साफ नहीं कर पाता। गंदे घर में बीमारियों का घर होता है। माँ का घर साफ सुथरा और अच्छा रहेगा। ठीक है पापा, हम जा सकते हैं, लेकिन पहले आप माँ को कहे यहाँ आकर हम लोगों के साथ कुछ दिन रहे। हम लोगों को ठीक लगा तभी हम लोग उनके घर जाएंगे। रमेश सरला को सारी बात बताता है। यही दिक्कत है, पता नहीं कितना जिद्दी बना दिया है तुमने मेरे बच्चों को। चलो ठीक है, मैं ही आकर रहती हूँ। सरला अपना सामान लेकर रमेश के घर आती है। ये क्या नाश्ता बना है? सुबह सुबह पेस्ट्री और केक कौन खाता है? तभी काम वाली बाई आती है। मालकिन मैं आज से सारा घर साफ रखेगी, अब बिल्कुल चिंता ना करो। ये बोलकर काम वाली घर साफ करने लगती है। मेरे कमरे में मत जाना, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन फिर कमरा कैसे साफ होगा? पापा करेंगे, उनको पता है मेरा कौन सा सामान कहाँ रहता है। रमा ये क्या है? नाश्ते में चिप्स? ये तो पापा ने मना किया है खाने के लिए। हाँ पापा, हमें जो जो नहीं खाने देते वो सब ये खिला रही है। ये खाने में क्या बनाया है? ऐसा नाश्ता नहीं करते हम। पापा कहाँ है? बेटा पापा को अब थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। पापा बहुत थक चुके हैं। वो सिर्फ नौकरी करेंगे और घर पर रहेंगे। तुम लोगों की जिम्मेदारी अब मेरी। रमा सुरेश को देखती है, जैसे कह रही हो अब तक ये कहाँ थी। मैं ये मिल्क और चॉकलेट सिरप नहीं खाता, ब्रेड तो हम कभी नहीं खाते। पापा कहाँ है? मुझे ग्रीन वेजिटेबल और अंकुरित दालें चाहिए। मैं भी ब्रेकफास्ट लाइट लेती हूँ, आप पापा से पूछ लीजिए हम लोग क्या खाते हैं। लेकिन इससे तुम लोगों का पेट भरा रहेगा। सुबह सुबह कौन नाश्ता किचन में बनाता है? यही खाना अच्छा है बच्चों के लिए, इसमें स्वाद है। और पौष्टिकता का है? पापा हमें ऐसा खाना खिलाते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। शोर सुनकर रमेश आता है। मैं तो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, शोर सुनकर आ गया। क्या हो रहा है यहाँ? और ये सब क्या खा रहे हो तुम लोग? पापा देखिए ना। मैं फटाफट नाश्ता बनाकर लाता हूँ, बस 2 मिनट, तुम दोनों यहीं रहो। रमेश किचन में जाता है और खूब अच्छा सा नाश्ता बनाकर बच्चों को देता है। ये लो चुकंदर का केक, और ये तुम्हारे लिए पालक के चीला हरी चटनी के साथ। ये पेस्ट्री और केक हटाओ यहाँ से।
सरला देखती है कि कैसे रमेश ने बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से पाला है। तुम तो परफेक्ट हो, फिर मेरी जरूरत क्यों पड़ी? मुझे लगता है बच्चों को पालने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। लोग हमें दया की नजर से देखते हैं। घर में साफ सफाई और दूसरी चीजें कैसी होनी चाहिए मुझे नहीं पता। रमा भी बड़ी हो रही है, वो मुझसे शायद कोई बात शेयर ना कर पाए, इसीलिए। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, खाने में कुछ है क्या? शाम को रमा स्कूल से घर आती है तो रो रही थी। क्या हुआ रमा, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। रमा सरला को कुछ नहीं बताती और वहां से कमरे में चली जाती है। शाम को रमेश घर आता है तो रमा अपने कमरे में क्या कर रही है? इस टाइम तो वो बाहर खेलने जाती है। पता नहीं क्या हो गया, मैंने 2 बार पूछा लेकिन नहीं बताया, फिर मैंने भी छोड़ दिया। रमेश उसके कमरे में जाता है जहां रमा अपने पिता के गले लगकर रोने लगती है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? रमा रमेश को बताती है कि स्कूल में कुछ लड़कों ने उसे छेड़ा। रमेश को गुस्सा आता है। सरला, तुम दिन में घर में थी, रमा के स्कूल क्यों नहीं गई? उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। वैसे भी ये बातें तो माँ से शेयर की जाती है, बेशर्म कहीं की, पापा से ये सारी बातें कर रही है। सरला, तुम कैसे बात कर रही हो अपनी बेटी के साथ? तभी वहां सुरेश आता है और रमेश के गले लगकर रोने लगता है। अब तुमको क्या हुआ बेटा? एक ही दिन में मेरे दोनों बच्चे इतने परेशान हो गए। पापा, इन्होंने मेरे कमरे की सफाई की और मेरे सारे खिलौने फेंक दिए। मैंने उनसे कहा था मेरे कमरे को साफ ना करे, मेरा कमरा सिर्फ आप साफ करेंगे। मेरे सारे सुपरमैन के खिलौने उन्होंने उठाकर फेंक दिए। मेरे बहुत से गेम्स भी नहीं मिल रहे। सरला, तुमने इसके गेम्स और सुपरमैन के खिलौने क्यों फेंके? क्योंकि अब इसकी खिलौने खेलने की उम्र नहीं है, इसको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इतने सारे खिलौने कौन जमा करता है? वो पढ़ने में अच्छा है, अच्छा पढ़ता है, तभी तो मैं उसे खिलौने दिलाता हूँ। और तुम्हें सिर्फ कमरा साफ करना था, उसके खिलौने क्यों छुए? तुमने मुझे क्यों बुलाया कि रोज मेरी बेइज्जती करो? तुम्हारी बेटी अपने दिल की बात मुझसे शेयर नहीं करती, जबकि तुमने कहा था बेटी बड़ी हो रही है, उसे माँ की जरूरत है। बेटा एक माँ का दर्द नहीं समझता। इतने सारे खिलौने तुमने तो लाकर उसको बर्बाद कर दिया और अब मुझे बुलाए इन सबको ठीक करने के लिए। पापा ने कुछ बर्बाद नहीं किया। पापा, आप मुझे खिलौना तभी दिलाते हैं जब मैं उनको पढ़कर दिखाता हूँ। पापा, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप हमें जैसे भी रखते हैं हम अच्छे से रहेंगे। रहा घर को साफ करने का सवाल, तो मैं बड़ी हो गई हूँ, घर की सफाई मैं करूंगी। पापा, बाहर के सामान और दूसरे काम में मैं आपकी मदद करूंगा, हमें इनकी जरूरत नहीं है। बेटा, हमें आपकी माँ को वक्त देना चाहिए, वो धीरे धीरे समझ जाएंगी कि आप लोगों की जरूरत क्या है। अभी तक वो घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां नहीं उठाती थी, इसलिए उन्हें पता नहीं है कि बच्चों को कैसे रखा जाता है। पर पापा, आपको तो पता है। मुझे भी एक मौका दे दो, मैं वादा करती हूँ दोबारा तुम लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हम सब अब एक परिवार की तरह रहेंगे।